हर एक इंसान, दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या आदमी हो या औरत हो, हर एक इंसान अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या करता है? अपने को सजाता है ना, अपने को संवारता है, अपने को श्रृंगारित करता है ना, ताकि मैं लोगों को क्या दिखाई दूं? अच्छा दिखाई दूं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया हम लोग की बात। लेकिन अगर हम प्रकृति के तरफ चले, वातावरण के तरफ चले, तो वातावरण भी इस चीज में, मामले में कम नहीं है। प्रकृति भी अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए और दिखाने के लिए क्या करती है? अपने आप को सजाती है। अब आप लोग का सवाल होगा कि कैसे वो सजाती होगी, तो आप याद करिए, चले जाइए आप पहाड़ी इलाका में, वहाँ के पहाड़ क्या होते हैं, कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप चले जाइए नदी के किनारे, नदियाँ कितनी खूबसूरत तरीके से कलकलाहट की आवाज करते हुए चलती है। तो ये सब प्रकृति के अंदर ही आते हैं। झरने जब ऊपर से गिरते पर्वतों की पहाड़ियों पे से, तो झरने झनझनाते हुए गिरते हैं, तो वहाँ का खूबसूरती देखकर कितना अच्छा लगता है। लोग गोवा क्यों जाते हैं घूमने? लोग मुंबई क्यों जाते हैं घूमने? लोग देहरादून क्यों जाते हैं? पुणे क्यों जाते हैं? अजमेर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ की प्रकृति वहाँ अपने आप को क्या कर रखी है? सजा कर रखी है, ताकि लोगों को आकर्षित करती है कि आइए आप मुझे देखिए। तो इस तरह प्रकृति भी क्या करती है? अपने आप को सजाती है। क्यों? ताकि मुझे भी लोग देखें तो यहाँ की प्रशंसा करें। लोग गया क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की बुद्ध जी की प्रतिमा की बात होती है, बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं। वहाँ बुद्ध जी की मूर्ति को वहाँ पूरा व्याख्या किया गया, उनके बारे में दर्शाया गया, इसलिए लोग वहाँ की उनके बारे में जानने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। लोग गोवा क्यों जाते हैं? क्योंकि गोवा की जो आपका जो सागर, महासागर वाला इलाका है, वहाँ की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है, इसलिए लोग गोवा जाते हैं। लोग दिल्ली भी जाते हैं, लोग मुंबई भी जाते हैं। तो लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ के वातावरण अपने आप को क्या कर रखी है? सजा कर रखी है। तो अब सवाल आता है कि फिर ये तो हो गया, प्रकृति ने अपने आप को सजा लिया, हम लोग ने अपने आप को सजा लिया या सजा कर आते हैं। हम भी बड़ा अच्छे से सज कर आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि भाई स्टूडेंट्स हमको देखे तो हाँ जेपी सर हैं, ठीक ठाक। तो हर एक इंसान अपने आप को शोभा सुसज्जित करता है, श्रृंगारित करता है ना? क्यों? ताकि मैं अच्छा दिखूं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो प्रकृति ने अपने को कर लिया, हम लोग अपने को संभाल लिए कि इसको किताब की दुनिया में इसकी क्यों जरूरत पड़ी? अलंकार की क्यों जरूरत पड़ी? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे राइटर हैं, कवि या कवियत्री, कवि या कवित्री की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कवि या कवित्री ही क्या लिखते हैं? कविता लिखते हैं। और कविता का दूसरा नाम क्या है? काव्य है। कविता का दूसरा नाम काव्य है। और काव्य को और भी नाम रखा जा सकता है, या कहते हैं हम लोग पद भी बोलते हैं, चौपाई भी बोलते हैं, रचना भी बोलते हैं, पंक्तियां भी बोलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, हमारे मानस पटल पे, हमारे जहन में ये उठ रहा है कि किताब की दुनिया में इसकी क्या जरूरत पड़े? तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो हमारे कवि या कवित्री हैं, अपने शब्दों को, अपने हर कविता के पंक्ति में जो शब्द को पिरोए हैं, जो शब्द को रखे हैं, उन शब्दों को इसलिए रखे हैं क्योंकि उन शब्दों के द्वारा ही अपने काव्य, अपने काव्य या कविता को, अपने लाइन को सजाने के लिए क्या करता है? इन अलंकार की जरूरत पड़ता है। किसको? कवि या कवित्री को। फिर से समझने का प्रयास करिए। जिस तरह प्रकृति अपने को सजाती है, इंसान अपने को सजाता है खूबसूरत दिखने के लिए, इसलिए कवि या कवित्री अपने कविताओं को सुंदरता लाने के लिए, कविताओं के अंदर सुंदरता लाने के लिए, उससे मन की अनुभूति को आनंद प्राप्त करने के लिए उनमें जो शब्द पिरोए गए हैं, उन शब्दों में क्या करता है? अलंकारिता करता है, उन शब्दों को सजाता है। ये नहीं कि यहाँ पे शब्द ये है तो यहाँ पे कुछ भी शब्द रखकर हम उस कविता को बना लें। नहीं, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया तो कागज को मोड़ दूंगा। सोचिए, मैं महावीर हूँ, पापड़ को
तोड़ दूंगा और गुस्सा आ गया तो कागज को मोड़ दूंगा। तो ये जो कविता की पंक्ति है, ये कविता की पंक्ति जिसने भी राइटर, जो भी कवि या कवित्री बनाए हैं, वो ऐसे ही नहीं बना दिए कि कुछ भी जोड़, लोगों को आनंदित करने के लिए, लोगों को उससे कुछ सीखने के लिए अपने शब्दों को उसमें क्या किए, अलंकृत किए हैं, सजाए हैं, ताकि लोग उसको पढ़ें तो लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ उनके चेहरे पर हास्य पैदा हो, रस आए। रस का मतलब आनंद आए। समझ में आ गई बातें? तो इसलिए अलंकार की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कभी भी अपने कविता में अपनी पंक्तियों को अलंकृत करने के लिए इन अलंकार की जरूरत पड़ी। यहाँ पे क्लियर है? बोले अब क्लियर हो गया अलंकार की क्यों जरूरत पड़ी? शोभा बढ़ाने के लिए कवि ने अपने काव्य में अलंकार की जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ा। क्योंकि हर कवि अपने पंक्ति को क्या करना चाहता है? सजाना चाहता है। क्या कर रही हैं आप? सजाना चाहता है, उसमें सिंगारिक लाना, सिंगारिता करना चाहता है, उसका शोभा बढ़ाना चाहता है, उसको सुशोभित करना चाहता है। ये तो क्लियर हो गया क्यों जरूरत पड़ी। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर अलंकार शब्द आया तो अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। ठीक है ना? दो शब्दों से मिलकर, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना। एक होता है अलम, एक जो शब्द होता है क्या कहलाता है? जब इसको दो शब्दों में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा अलम, और ये अलम के नीचे हलंत रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब ऊपर जाता है तो आधा म का उच्चारण करता है और अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। अगर जब दो शब्द से मिलकर बना है तो मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि शब्द का जब भी खंडन करिए तो दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी शब्द का हम खंडन कर रहे हैं तो उसका निरर्थक अर्थ निकले, नहीं, वो शब्द नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया कि आप नमक लिखिए, तो जैसे ही मैं नमक शब्द सुन रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कि नमक जरूर ये हमारे यूज के काम आता है, नमक सार्थक शब्द है। लेकिन जैसे ही मैंने लमक बोल दिया, लमक, तो लमक शब्द हम कभी सुने नहीं है और नहीं कभी इस चीज का यूज करते हैं, तो ये शब्द क्या हो गया आपका? निरर्थक हो गया, उससे हमें कोई अर्थ नहीं मिल रहा। इसी तरह हमने बोल दिया पानी, तो पानी सबको मालूम है पानी पीने के योग्य आता है, काम आता है, पानी सार्थक शब्द है। लेकिन वैसे उसका मैंने बोल दिया वाणी, तो वाणी शब्द क्या है? तो ये शब्द आपका निरर्थक हो गया। क्लियर है? तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी दो शब्दों का खंडन करिए तो ये शब्द भी सार्थक होना चाहिए। और सार्थक कैसे हम उसको साबित करेंगे कि शब्द सार्थक है? उन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। तो मैंने अलंकार को दो शब्द में तोड़ दिया, एक है अलम और एक है का। अब इन दोनों का अर्थ भी जानना जरूरी है। अलम का अर्थ होता है आभूषित, आभूषित, ठीक है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में? आभूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभूषण। आभूषण का मतलब गहना होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं सजावट। क्या बोल सकते हैं? सजावट भी बोल सकते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं श्रृंगारिक। क्या बोल सकते हैं? श्रृंगारिक भी बोल सकते हैं, श्रृंगारिक। या फिर इसको बोल सकते हैं शोभा। देख लीजिए एक ही शब्द का कम से कम 5 से 6 शब्द बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन जरूर रहेगा। जरूरी नहीं कि एक ही देगा। अब कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी ये काम आता है अलंकार चैप्टर, तो कोई एक जरूर रहेगा। तो इसलिए मैं 4-5 शब्द का अर्थ बता दे रहा हूँ। और एक होता है सुशोभित, सुसज्जित, सुशोभित या सुसज्जित भी बोल सकते हैं। अब सुशोभित जो बोल रहे हैं ना इसी में आ जाएगा, शोभा में, सुसज्जित, ठीक है ना? तो आलम का क्या क्या अर्थ है? आभूषित, सजावट, श्रृंगारिक, शोभा, सुसज्जित। ये किसका अर्थ है? आलम का। अब चलते हैं कार का। तो कार का मतलब आप लोग कार
कार चलाने वाला मत समझ लीजिए। देखिए हर जगह हर शब्द का महत्व अलग अलग होता है, समझ में आ रही बात है। कार भी एक सार्थक शब्द है, कार जो हम गाड़ी वगैरह देखते हैं कार उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ और होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार उसका अर्थ निकाला जाना चाहिए। अब यहाँ पे कार शब्द जो है, यहाँ कार का मतलब वो गाड़ी वाली कार नहीं, कार का मतलब होता है करने वाला, ठीक है ना। कार का मतलब करने वाला, करने वाला, कार का अर्थ होता है करने वाला। अब सवाल उठता है कि जब हमको अलंकार को दो शब्द में तोड़ दिए, एक है अलंग और एक है कार, और जब दोनों का अर्थ मिल गया तो जब दोनों को फिर हम जोड़ देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अलंकार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये तो मैंने तोड़कर बताया, लेकिन जब फिर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये वाला जो म है हलंग, ये ऊपर कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे। और कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, संधि पूछता है इसमें, यहाँ पे लिख लीजिए व्यंजन संधि। अलंकार में कौन सी संधि है, जीके कंपटीशन वगैरह में ये पूछता है कि अलंकार में कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पे म का जो होता है ना, म का उच्चारण होता है, और म ये ऊपर आ गया किसके रूप में, अंक के ऊपर प्रयोग। तो जब ये दोनों हमने जोड़ दिया तो अलंकार शब्द बन गया, तो जब दोनों जोड़ने के बाद अलंकार बना है तो इन दोनों को भी तो जोड़ेंगे, इन दोनों को भी तो जोड़ेंगे। तो अब इन दोनों का जब हम जोड़ देंगे तो अर्थ क्या निकल कर आएगा, देखिए अर्थ निकलेगा आभूषित करने वाला, है ना, आभूषित करने वाला, आभूषित करने वाला, या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, सजावट करने वाला, करने वाला, या फिर श्रृंगारिक करने वाला। श्रृंगारिक गलत मत लिखिए, देखिए श्रृंगारिक कैसे लिखा हूं मैं, ये वाला रो मत लगाइए, गलत हो जाएगा श्रृंगारिक, श्रृंगारिक करने वाला, श्रृंगारिक करने वाला, ठीक है। या फिर शोभा बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। या फिर सुसज्जित करने वाला, लिख लीजिएगा यहाँ पे सुसज्जित करने वाला। तो इस तरह मैंने अभी आप लोग को क्या क्या बताया, अलंकार का खंडन बताया, यानी अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द से, अलंग प्लस कार। अलंग का अर्थ होता है आभूषित, या फिर सजावट, या फिर श्रृंगारिक, या फिर शोभा, या फिर सुसज्जित। इस सुसज्जित का मतलब भी होता है सुंदर दिखाने के लिए, शोभा दिखाने के लिए। सुसज्जित मतलब अच्छा होता है, सुसज्जित का अर्थ क्या होता है, अच्छा, अच्छावट जिसको बोलते हैं, है ना। इन सब का अर्थ एक ही होता है, और इसलिए 4-5 अर्थ लिखवा दिया हूं मैं, क्योंकि इसके बाद आप लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आगे चलकर आपको कंपटीशन में जब भाग लेंगे तो अगर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 9th की ही बात कर लीजिए आप, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में पूछ सकता है कि अलंकार का अर्थ है, ऑप्शन इन चारों में से कोई एक रहेगा और 3 नहीं रहेगा, आपको बताना रहेगा। और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो इस तरह दोनों को जोड़ देते हैं तो अलंकार बनता है, और इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर क्या आता है, आभूषित करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, अलंकार श्रृंगारिक करने वाला, या सुसज्जित करने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को ये इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे डेफिनेशन, परिभाषा। रोक दीजिए थोड़ा सा। इससे पहले मैंने आप लोग को अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर किया था। अब उससे आगे हम लोग चलेंगे और ये जानेंगे कि जब हमें अलंकार का अर्थ मिल गया तो उसका डेफिनेशन भी मिल जाना चाहिए। तो उन शब्दों के अर्थों में ही परिभाषा छिपा रहता है। कैसे, मैंने आप लोग को बताया था कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषित करना, सजाना,
या श्रृंगारिक करना, यही सब क्या होगा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होगा। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो इससे पहले एक चीज मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को शायद याद है कि नहीं याद है, मैंने ये बताया था कि जिस तरह हर इंसान अपने आप को सजाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए सजाता है, उसी तरह राइटर यानी कवि या कवित्री अपने कविता को सजाता है। और वो कैसे सजाएगा, शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा ही सजाएगा। अब वो शब्द ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाए और उसमें पंक्ति में शब्द को जोड़ दे, नहीं, वो ऐसे ऐसे शब्द को लाता है और उसमें पिरोता है, ऐसे जोड़ता है ताकि लोग हमारे कविता को पढ़ें, हमारे दिए गए काव्य को पढ़ें, तो उससे कुछ उनको शब्द, जो शब्द निकलने वाले, अर्थ निकलने वाले हैं, उससे उनको कुछ समझ में आए और उनको हास्य पैदा हो, यानी आनंद की अनुभूति हो। कविता किस लिए पढ़ा जाता है, उसका कई रीजन है। आनंद के लिए भी पढ़ा जाता है, उससे कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, मनोबल बढ़ाने के लिए भी मिलता है। कविता से हमें शक्तिशाली भी, मतलब ऊर्जा पैदा होती है हमारे अंदर कविता सुनने के बाद। होती है कि नहीं होती, बहुत सारी कविता। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा है कि काव्य, काव्य का मतलब कविता, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों। अब जो भी कविता है और उसकी जो पंक्तियां हैं उसके अंदर शब्द ही रहेगा, है ना। उन शब्दों या तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है अलंकार का, है ना। और बाकी किसी भी तरीके से एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग बस ये याद रखिएगा कि उसमें ये वर्ड आया है कि नहीं, सुशोभित शब्द आया है कि नहीं, सजावट शब्द आया है कि नहीं, श्रृंगारिक शब्द आया है कि नहीं। परिभाषा का तरीका बदल सकता है लेकिन सबका पॉइंट वही रहेगा, कविता को सजाने के, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिया हूँ, उदाहरण देखते हैं। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जड़तल में। अब इस कविता को हम जैसे ही पढ़ रहे हैं तो पहले तो इसका अर्थ जानना जरूरी है। चारों चंद की यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं, चारों का मतलब चारों तरफ, है ना। जो चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, चारों का मतलब चारों तरफ खेल रही है जलथल में। अब खेल रही है जलथल का मतलब जो जल है, नदियों का जल है, सागरों का जल है। आप लोग देखते होंगे जब चंद्रमा का रात में तो देखे होंगे, उसमें किरणें जो पड़ती है तो खेलते हुए व्यतीत होती है। जब नदियों का पानी ऐसे रात में जब चलती है, रात का जो समय होता है बहुत शांति का स्वभाव होता है। तो शांति जो माहौल रहता है तो शांत में, कभी अज्ञात में, अंधेरे में देखिएगा। अब जिसके नजदीक नदी है वो देखी होंगी, हमने तो देखा है, जब उसकी जो किरणें पड़ती है पानी में तो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वही लिखा गया कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। जल का मतलब जल में भी और थल का मतलब जमीन पर, है ना। जमीन पे भी लगता है कि खेलते हुए व्यतीत हो रहा है उनकी जो किरण है, किसकी, चंद्रमा की। एक उदाहरण और लेते हैं। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया तो कागज को फोड़ दूंगा। देखिए इस कविता को हम जैसे ही पढ़ रहे हैं वैसे आनंद की अनुभूति हो रही है ना, हो रही है कि नहीं। या फिर एक और कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जैसे इस कविता को हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, बलिदान का संकेत मिल रहा है कि जो रानी थी वो कैसी थी, शक्तिशाली थी। तो उससे हमें शक्तिशाली की भावना मिलती है, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती कि काश हम भी उस लायक होकर दिखाएंगे। तो कविता से हमें यही सारी चीजें सीख मिलती है। लेकिन मैं ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो राइटर है, जो कवि हैं, वो एक एक शब्द को अब यहाँ पे लिख देंगे कि मैं गधा हूँ तो शोभा नहीं देगा। मैं गधा हूँ पापड़ को तोड़ दूँ तो शोभा देगा, नहीं देगा। लेकिन जैसे कि मैं महावीर हूँ तो महावीर का मतलब समझ में आ रहा है कि अपने बारे में महावीर की बात, वीरता की बात कर रहे हैं। और पापड़ को तोड़ दूं, अरे भाई आप महावीर है तो किसी हार्ड चीज को तोड़िए, पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन ये कवि जो है ना, थोड़ा सा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ऐसे पंक्तियों में शब्द को जोड़ता है
और इसीलिए अलंकार की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर कवि यही चाहता है कि मेरे द्वारा जो दी गई पंक्ति है वो लोगों को कैसा लगे, सुशोभित लगे, अच्छा लगे, सजावट जैसा लगे, पढ़े तो लगे कि नहीं हाँ इस राइटर की कवि बड़ा बहुत अच्छा है ना। गुस्सा आ गया तो कागज को मोड़। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे अलंकार का परिभाषा मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अलंकार के भेद यानी प्रकार। अलंकार के प्रकार तो वैसे बहुत सारे हैं, मतलब मुख्य रूप से दो ही पढ़ना हम लोग। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि जो कवि है वो दो ही चीजों से अपने कविता को सजाता है, या तो शब्दों के द्वारा या फिर अर्थों के द्वारा। कैसे? यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है चारू, लेकिन चारू का अगर यहाँ पे शब्द का मतलब नहीं हमें समझ में आ रहा, लेकिन जैसे इसका मैं अर्थ लिख दे रहा हूँ, चारू का मतलब चारों, है ना। चंद का मतलब चंद्रमा, समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और चंचल का मतलब चंचलता, किरणें मतलब किरणें। यानी कुछ शब्द के सीधा सीधा अर्थ है और कुछ शब्द के अर्थ निकालना पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कभी दो ही चीज से इसमें समझाने का प्रयास कर रहा है, एक तो शब्दों के द्वारा और एक उसका अर्थ निकाल कर। अब देखिए मैं महावीर हूँ, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा शब्द लिखा गया, यानी यहाँ पे जो कवि है अपने पंक्ति को शब्दों द्वारा चमत्कार पैदा कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। अब गुस्सा सीधा शब्द लिखा, कागज सीधा शब्द, मोड़ना सीधा शब्द। लेकिन इसमें कुछ शब्द है कि जिसका अर्थ निकालना पड़ रहा है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कवि है अलंकार इसलिए लाया है ताकि अपने पंक्ति में क्या लाए, शोभा पैदा करने के लिए, उसमें आभूषित करने के लिए, और हमेशा वो दो ही शब्दों से सजाने का प्रयास करता है। अपनी कविता अपने पंक्ति में जो कवि है दो शब्दों से सजाने का प्रयास करता है, एक शब्द के माध्यम से और दूसरा अर्थ के माध्यम से। लेकिन दो चीज मुख्य रूप से वैसे तो अलंकार के दो ही भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि नहीं, ये दोनों तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और होता है जिसको उभय अलंकार भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और काव्य में जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहेंगे। लेकिन उभय अलंकार क्या होता है? तो ये चीज इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा सोचने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। उभय अलंकार में दोनों आ जाते हैं। जैसे ऐसे पंक्ति में देख रहे हैं दोनों आ रहा है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे जब भी पंक्ति आ रहा है तो उसमें एक तरफ अर्थ भी निकालना पड़ा, एक तरफ सीधा सीधा शब्द ही, यानी जहाँ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है। यानी इसका परिभाषा इस तरह समझिए, काव्य या कविता में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अर्थ हो, कविता में अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, क्या करेगा। लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो। अगर कभी भी कंपटीशन, देखिए कंपटीशन के एग्जाम जो एग्जामिनर्स जो पेपर बनाते हैं बड़ा दिमाग से बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रट कर जाते हैं और तुरंत मार्क करा लेते हैं। लेकिन आप लोग अंत तक क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है। सीधा पूछता है कभी कभी कि अलंकार के भेद होते हैं 4, 5, 3, 2, तब क्या लगाएंगे? 3, तब 3 लगाना है। लेकिन सीधा सीधा ऐसे लिखे कि अलंकार के मुख्य या मुख्यतः रूप से कितने भेद हैं? 2। मुख्य मतलब मेन, जो हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। लेकिन सीधा ऐसे पूछे कि सामान्य तौर पे या अलंकार के कितने भेद होते हैं, तब क्या लगाएंगे? 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह आज की सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गया।